तो भाई कल की क्लास में मैंने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी बताया था। मैंने आपको बताया था कि भैया छोटी न्यूक्लियस के अंदर n/z का रेशियो 1 के आसपास आता है, 1 से ज्यादा ही होता है थोड़ा बहुत, ठीक है भैया, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल मानी जाती है। लेकिन बड़ी न्यूक्लियस अगर स्टेबल है तो n/z की वैल्यू क्या हो जाती थी, 1.6 के पार। और जैसे ही मैं 83 के ऊपर जाता था तो कोई सी भी ऐसी न्यूक्लियस नहीं मिलती थी, चाहे उसके लिए n/z की वैल्यू 1.6 से ऊपर ही क्यों ना हो, वो स्टेबल नहीं होती थी, ठीक है भैया। अब जो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होती है वो टूट जाती है, उनका क्या होता है, डीके हो जाता है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली डीके हो जाता है इनका। और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं भैया, रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं इसे? ऐसी न्यूक्लियस जो स्टेबल नहीं होती और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने आप में ही क्या होती भैया, टूट जाती है बगैर किसी भी रीजन के, ठीक है भैया, ताकि वो खुद को क्या करे भैया, स्टेबल कर सके। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, रेडियो एक्टिविटी। टॉपिक डाल दीजिए भैया, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, मैं पढ़ा रहा हूं मैं जानबूझ के, इसलिए तो रेगुलर कर दी क्लास। नहीं पढ़ाऊंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है डिलीट में। केमिस्ट्री थोड़ी ना है बेटा, अगर मेरे केमिस्ट्री पढ़ा रहा था ना मैं, तो मेरा सिलेबस अक्टूबर में खत्म हो चुका था। विकास भी आपके इनके पेज ऐसे हो जाते, नहीं सारे केमिस्ट्री वाले ऐसे ही हैं। हाँ ये तो सही कह रहा है। नहीं अंकित फिर भी अपनी तरफ से मेहनत करता है बहुत ज्यादा। अंकित जब भी पढ़ाता ना, ध्यान रखियो, हमेशा ईमानदारी के साथ पढ़ाएगा पूरा A to Z। लिख लिया रेडियो एक्टिविटी, बच्चा जल्दी लिखो, तेज स्पीड में। आज लिखने वाला काम है अपना, ठीक है भैया। नहीं अभी तो यार लिखने वाले चल रहा है, ये पूरा चैप्टर लिखने वाले ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। आप पूरा अगले वाला लिखने वाला है और उसके बाद फिर मेरा लिखने का काम चालू होगा, ठीक है भैया। सुबह देखिए फरवरी में ऑलमोस्ट सबके प्रैक्टिकल हो जाएंगे, स्कूल जाना बंद कर देना। मैं क्या, मेरी बात तो सुन लो, रोज थोड़ी ना होते प्रैक्टिकल। फरवरी में अननेसेसरी स्कूल मत जाना, ठीक है। सुबह 2 बैच रखूंगा, नहीं 1 ही बैच रखूंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा पूरी पूरी थ्योरी, और शाम को 1 बैच में न्यूमेरिकल और 1 बैच में सैंपल पर, ठीक है भैया। ये रेगुलर रहेगा, 20 तारीख तक ये पैटर्न चलेगा। और इन्हीं 20 दिन के अंदर भाई प्लीज, इसी 20 के अंदर एवरेज बच्चा अच्छे नंबर ले आएगा, 80 के पार ले आएगा, और जो अच्छा है पढ़ने में वो 90 के पार ले आएगा। यही टाइम होता है मेहनत करने का। अब तक आपने जितनी मेहनत की सब बेकार है, अब जो मेहनत करोगे वही है। और दूसरी बात, सैंपल पेपर सब ले लो, मेरे को पैसे जमा करा दो, 210 रुपए का आ रहा है, ठीक है। विकास भैया से क्या क्या मंगवा दिया मैंने, ठीक है। सब ले लो, एक ही वाला, एक ही तरह के सैंपल पर, अलग अलग मत लेना, क्योंकि अलग अलग लेने से ना दिक्कत होगी। क्योंकि मैं जब मैं सैंपल पर कराऊंगा ना, तो मैं रोज, मेरा टारगेट रहेगा एक बार में 1 सैंपल पर खत्म कर दूंगा, ठीक है। मैं बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा, आप घर जाके उसको रिटर्न में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। गारंटी है, अगर आपने 20 सैंपल पेपर ईमानदारी के साथ कर लिए, ईमानदारी के साथ, मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस बच्चों को 20 सैंपल पेपर क्लियर हो गए, 20 क्लियर करा दूंगा। कंडीशन यही है कि आप घर जाके उसको रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार। इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आप अगर 80 वाले हो ना तो 90 पार पहुंच जाओगे, 90 वाले हो तो 95 तक चले जाओगे, 100 वाले तो आप हो ही नहीं, ठीक है। 100 वाला हमारा ये रहा, लेकिन 100 इसके भी नहीं आएंगे। 100 किसी की नहीं, अबे 100 तुक्का होता है। मैं तो कह रहा हूं एक टीचर को भी दे देगा ना, जिसको, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, मेरे तो राइटिंग में खत्म हो जाएंगे नंबर, ठीक है। तो भैया उसके भी 100 नहीं आता, 100 एक तुक्का है। लेकिन 95-96 आराम से आ सकते हैं, उसमें कोई तुक्का नहीं होता, राइटिंग खराब होने के बावजूद भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। 100 तुक्का है, ये ध्यान रखना। विकास भी है कि हर बच्चा हर साल 100 ला ही दे, लेकिन पता क्या होता है, तुक्का होता है, तुक्का नहीं लग पा रहा। 58, पता पिछली बार क्या हुआ, एक लड़के पूरे में से पूरे थ्योरी में आ गए, ससुरा प्रैक्टिकल में 2 नंबर काट दिया था, जिसमें कभी कटते नहीं है उसमें काट दिए। इतना बड़ा ग्रहण है। आ जा भाई, आ जाओ भाई, 5 बजे कोई क्लास, 6 बजे भी कोई क्लास, आ जा, क्लास नहीं है इसके बाद, आ जा। अरे क्या हुआ इसके बाद, अच्छा ओहो चल ठीक है, जा जा जा, जा सकते, तेरा जरूरी काम हो, माँ बाप को धोखा दे ले, जा जा दे ले। ओहो
बैठिए, इधर बैठिए। और विशाल, विशाल भाई यहाँ बैठे, और पैर छू लूं मैं आपके? तू बैठे जा, दिमाग मत खराब कर मेरा। लिखिए भैया, रेडियो एक्टिविटी लिखिए। तो रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना, रेडियो एक्टिविटी is the phenomena of radioactivity is the phenomenon of spontaneous disintegration of the nucleus of an atom radioactivity is the phenomenon of spontaneous disintegration of the nucleus of an atom with the emission of one or more penetrating radiations, one or more penetrating radiations like alpha particle, beta particles, or gamma rays, कह रहा भैया रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भैया, न्यूक्लियस खुद ब खुद क्या होती है, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट जाना, डिसइंटीग्रेट मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, ठीक है भैया, खुद ब खुद टूट जाती है। और इस टूटने के दौरान में 3 तरह के पार्टिकल निकलते हैं जिसको अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन कहती हैं, ठीक है भैया। नीचे लिखिए लाइन से, naturally occurring सब heavy nucleus, naturally occurring heavy nucleus, is unstable, full stop. It spontaneously emits a particle, comma, without the stimulus of any external agency. इस लाइन का तो समझे भैया, बाहर का कारण नहीं होता, ये अपने आप ही क्या होता है भैया, टूट जाते हैं, ठीक है। विदाउट द स्टिमुलस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, कोमा, ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ into a different nucleus, full stop. Such a nucleus is said to be radioactive, and process is called radioactive decay. And the process is called radioactive decay. उस न्यूक्लियस को हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं और प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, full stop. The process is spontaneous in the sense that it occurs by itself, full stop. इसके आगे जो लिखूंगा ना उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। It cannot be initiate, full stop के बाद लिखना, itself के बाद लिखो, it cannot be initiated, comma, stopped. It cannot be initiated, comma, stopped, comma, accelerated, or retarded
by changing first the chemical condition, first the chemical condition, second the physical condition like temperature, pressure, etc. टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा। कह रहा भैया जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, इसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना ही हम घटा सकते हैं। ठीक है भैया, बाय चेंजिंग केमिकल भी, इसमें केमिकल कोई रिएक्शन करा दो फिर भी ये चेंज नहीं होगा, उसी रेट से होता रहेगा, या फिर इसमें टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, इसका कोई फर्क पड़ने वाला, जिस रेट से हो रहा है उसी रेट से क्या होगा, होता रहेगा। समझ गए ना? आगे लिखिए भैया, SI unit of radioactivity is Becquerel, BEC. SI unit of radioactivity is Becquerel, BEC QUEREL, Becquerel। ठीक है भैया, सिंपल कैपिटल बी स्मॉल क्यू, कैपिटल बी स्मॉल क्यू। ठीक है भैया, इसकी SI यूनिट है, इसे ध्यान रखना। ठीक है भैया, पूछी आती है एक नंबर में पूछी आती है। ठीक है भैया, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। आगे लिखिए भैया, अगला टॉपिक, लिखिए भैया, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। देखिए भैया, हमने क्या लिया, एक पॉजिटिव प्लेट ली, एक क्या ली, नेगेटिव प्लेट ली। यहां पर एक कोई ब्लॉक लिया, ठीक है, और ब्लॉक के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है भैया, थोरियम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, कोई सा भी रेडियो एक्टिव मटेरियल दिया, और यहाँ पे एक फाइन होल कर दिया। ठीक है भैया, फाइन होल क्रिएट कर दिया। तो जब फाइन होल क्रिएट कर दोगे तो यहां से क्या होगा, रेडियो एक्टिव जो भी रेडिएशन थी वो निकलेगी बाहर की तरफ। जो रेडिएशन इधर की तरफ चला जाती है उसके ऊपर क्या होता है भैया, नेगेटिव चार्ज, और उसे हम कहते हैं भैया बीटा पार्टिकल। क्या कहते हैं इसे, बीटा पार्टिकल। हाँ हेलो, हेलो, और जो 2774 49, ठीक है, लिख लिया। ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेगी उसे बीटा पार्टिकल कहते हैं, जो नेगेटिव की तरफ गई, ठीक है भैया, जो नेगेटिव की तरफ गई उसे कहते हैं भैया अल्फा पार्टिकल, और जो सीधी निकल गई वो कहती है भैया गामा रेडिएशन, ये चार्जलेस होती है। फटाफट तो पता लग गया भैया, एक पॉजिटिव तरफ जाती है बीटा, एक नेगेटिव तरफ जाती है अल्फा, और ये बीटा, अल्फा और गामा, डबल एम होता ना। हाँ, अबे रेडियो एक्टिव है ना, तो यहां से स्पेस है, बाहर निकलेगी। अबे लाइट से छेद कर देगा, लाइट बाहर नहीं आएगी। रेडिएशन को जाने के लिए कुछ चाहिए तो, हाँ, तो वो होल है, यहाँ से निकल रही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। हो गया? लिखिए बेटा। लिखिए भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा। बोलू? लिखिए भैया, प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा। कॉपी डाल दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा। ठीक है। फर्स्ट, देखिए, टू पॉजिटिव चार्ज एंड 4 एटॉमिक मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर, 4 न्यूक्लियन नंबर, 2 पॉजिटिव चार्ज विद 4 न्यूक्लियन नंबर। हो गया? हाँ, 4 न्यूक्लियन होंगे। ब्रैकेट में लिख दो, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्ट, 2 पॉजिटिव चार्ज विद 4 न्यूक्लियन नंबर। ब्रैकेट में लिख दो भैया, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम की न्यूक्लियस होती है वही क्या होती है भैया? अल्फा पार्टिकल होती है। लिखिए भैया। सेकंड लिखिए, they are deflected by electric as well as magnetic field. They are deflected by electric as well as magnetic field. अगले लिखिए, थर्ड, स्पीड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू में c अपॉन में 10। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू में c अपॉन में 10। c फॉर स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का 10वां पार्ट होता है इसका स्पीड। ठीक है भैया? स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू में c अपॉन में 10। चौथा लिखिए, दे एक्साइट फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब लाइट वाला प्रभाव उत्पन्न करना। दे एक्साइट फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड टी नहीं है, सल्फाइड है, डी, सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। दे एक्साइट फ्लोरोसेंस इन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड कह रहा भैया, अगर ये बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड या जिंक सल्फाइड के साथ टकराती है तो क्या होता है भैया? लाइट वाला प्रभाव उत्पन्न करती हैं। समझ गए? अगला लिखिए, वेरी लार्ज आयोनाइजिंग पावर। इनकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है भैया? बहुत ज्यादा होती है। ब्रैकेट में लिखो, ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो स्पीड। ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो स्पीड। अब समझिए कैसे। देखिए भैया, साइज बड़ा है तो इजीली क्या करता है भैया? किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है। साइज बड़ा है ना, और स्पीड भी इसकी कम होती है
तो भैया आराम से जाएगा, बड़ी सारी कोई बड़ी चीज आराम से आएगी तो लोगों के साथ क्या करेगी, ज्यादा इंटरेक्ट करेगी। ऐसी अगर ये किसी भी एटम के आसपास से गुजरता है ना, तो इसका साइज, चार्ज और स्पीड कम होने की वजह से ये क्या करता है, उसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इसके पास क्या है भैया, पॉजिटिव चार्ज है, और उस एटम को क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा। क्या कर देगा, तो इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। लिखिए सेकंड, लिखिए, हाँ नहीं मतलब अगला अगला 6th, लो पेनिट्रेटिंग पावर, लो पेनिट्रेटिंग पावर, लो पेनिट्रेटिंग पावर। एक बात ध्यान रखना, जिसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होगी, जो लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, उसकी पेनिट्रेट करने की क्षमता क्या होगी, उतनी ही कम होगी, कम होगी। हाँ, न्यूक्लियस नहीं, अगर मान ले मैं किसी भी एटम्स को एटम के पास में छोड़ता हूं उसको, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि वहां से निकल नहीं पाएगा, वहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका इंटरेक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं पेनिट्रेट की बात करूंगा तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, इसकी कम होगी। आयोनाइजिंग पावर तो क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन निकलना, चीर के निकलना, उसको भेद के निकलना बहुत कम है। पेनिट्रेट मतलब चीर के निकलना होता है। अगर मैं किसी भी एटम के ग्रुप में इसको छोड़ूंगा तो ज्यादा चांसेस है कि ये क्या होगा, वहीं पे रह जाएगा, बहुत कम चांस है कि इसका बाहर निकल जाए। वहां से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, पेनिट्रेट करना कहलाता है, और रह जाना मतलब आयोनाइज करना होता है। समझ गए, आगे लिखिए। दे आर, हाँ अगला, दे आर स्कैटर्ड, दे आर स्कैटर्ड while passing through thin metal sheet, they are scattered while passing through thin metal sheet, while passing through thin metal sheet। कह रहा भैया अगर किसी मेटल शीट के ऊपर इसको फायर किया जाए, ठीक है भैया, तो ज्यादा चांसेस है क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। रीजन पता है क्या होता है, रीजन ये होता है क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, तो ये न्यूक्लियस के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करके क्या करता है, अपने पाथ को चेंज कर देता है। क्या करता है, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, प्लस, ये गया न्यूक्लियस के पास, तो न्यूक्लियस के पास गया तो क्या हुआ, न्यूक्लियस ने इसको रिपेल करके इसके रास्ते को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जो भी पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करता हूं मैं किसी भी सीट के ऊपर, तो ज्यादा चांसेस है कि न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करके अपने पाथ को चेंज कर दे और वो इधर उधर क्या हो जाए, फैल जाए, स्कैटरिंग हो जाए इसकी। समझ गए, अगले लिखिए, लास्ट है, सॉरी, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट when stopped। जब इनको रोका जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है भैया, हीटिंग इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। समझ गए भैया, जब इनको रोका जाएगा, जब चलते रहेंगे तो काइनेटिक रहेगी, और जैसे ही रोक देंगे तो वो काइनेटिक किस में कन्वर्ट होगी, हीट में। हाँ, कैसे भी रोक दे यार, फ्लोरोसेंस अभी पता है ना, फ्लोरोसेंस वही कर सकता है जिसके पास क्या हो, एनर्जी हो। तो जब ये एनर्जी के साथ टकराता है तो क्या करता है, इसकी एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और फ्लोरोसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। समझ गया, लिखिए भैया, लास्ट है, एक और लिख लो यार, ये पागल हो रही है क्या। लिखिए, द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर, द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर, द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर, in air at STP, at STP, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है, मानिए एसटीपी क्या होता है, ठीक है भैया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट लिखिए, रेंज ऑफ, रेंज मतलब समझ रहे हो भैया, कितनी दूर तक जाएगा, सोर्स से जहां से निकल रहा है ना, वहां से निकलने के बाद ये कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, एसटीपी पे। तो पहले लिखिए, पहला फ्रॉम, पहले लिखिए फर्स्ट में लिखिए फ्रॉम यूरेनियम, यूरेनियम से अगर निकल रहा है, सोर्स कौन है इसका, अगर यूरेनियम है, द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इन एयर एट एसटीपी फ्रॉम यूरेनियम 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, और सेकंड है फ्रॉम थोरियम, थोरियम THORIUM, थोरियम 8.62,
सेंटीमीटर। हो गया भैया? लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। देखिए भैया बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? और ये इलेक्ट्रॉन निकलता है न्यूक्लियस से। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता ही नहीं है। बता देता हूं भैया आपको मैं, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। किसमें होती है? ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म होकर वो नई न्यूक्लियस में कन्वर्ट होती है। अब नई न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सब कुछ क्या होता है, अलग होता है। तो जब किसी पार्टिकल का न्यूक्लियस का डीके होता है ना, तो वहां से न्यूट्रॉन नाम का एक पार्टिकल होता है, आप सब जानते हो। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कुल चार्ज क्या होता है भैया? जीरो। क्या होता है? अब जीरो से नेगेटिव निकल गया तो क्या बचेगा? पॉजिटिव। तो जब बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता है, बीटा नेगेटिव, दो तरह के बीटा पार्टिकल होते हैं, एक बीटा पॉजिटिव होता है, एक बीटा नेगेटिव होता है। आपके में नेगेटिव बता रखा है बेसिकली, ठीक है भैया, लेकिन मैं पॉजिटिव भी बता के चलूंगा। बीटा नेगेटिव का डीके होता है न्यूट्रॉन से, और बीटा पॉजिटिव का डीके होता है प्रोटॉन से। जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल न्यूट्रॉन से निकलता है तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? और बीटा पॉजिटिव पार्टिकल जब निकलता है प्रोटॉन से, तो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल क्या कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन क्या कन्वर्ट होता है? न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में नहीं, न्यूट्रॉन में। दो तरह के बीटा पार्टिकल होते हैं, एक बीटा पॉजिटिव, एक बीटा नेगेटिव। अभी जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बीटा नेगेटिव के बारे में लिखा हुआ है। बीटा नेगेटिव निकलता है न्यूट्रॉन से, और न्यूट्रॉन से निकलने की वजह से बीटा नेगेटिव जब निकलता है तो उसके ऊपर बीटा नेगेटिव क्या लेके निकलता है अपने साथ? नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन में क्या जाएगा? उतना ही पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में। समझिए भैया? तो बीटा नेगेटिव के डीके से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है भैया? बढ़ जाती है, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। समझ गए? और बीटा पॉजिटिव के निकलने से प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है भैया? बढ़ जाती है। समझ गए? तो लिखिए प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, दे कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। They consist of fast moving electron. They consist of fast moving electrons of nuclear origin. Of nuclear origin. Second, they are deflected by electric as well as magnetic field. Electric as well as magnetic field. This indicates that beta rays are negative. This indicates that beta rays are negative. देखिए, speed of beta particle is equals to 99% of speed of light. Speed of beta particle is equals to 99% of speed of light. Speed of light. लेकिन एक बात बता दूं भैया, ये अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस सोर्स से निकल रही है। कई सारे ऐसे सोर्स होते हैं जहां पे इनकी स्पीड क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। कई ऐसे भी सोर्स होते हैं जहां से निकलते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? वहां पर थोड़ी कम रहती है। ठीक है भैया? लिखिए इक्वल टू 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगले लिखिए, दे एक्साइट फ्लोरोसेंस। दे एक्साइट्स फ्लोरोसेंस in barium platinocyanide, calcium tungstate, calcium tungstate, STATE state, एक्सेट्रा, कोमा एक्सेट्रा। ठीक है? लिखिए आयोनाइजिंग पावर is equals to 1 by 100. Ionizing power 1 by 100 times of the alpha particle.
आयोनाइजिंग पावर 1 बाय में 100 टाइम्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लार्ज स्पीड। छोटा साइज है और बहुत ज्यादा स्पीड है, तो इसके इंटरेक्शन के चांस क्या होते हैं, बहुत कम रहते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, एटम के साथ, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लार्ज स्पीड। लिखिए, लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर, लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर इज इक्वल्स टू, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है भैया, ज्यादा होती है, लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स, 100 टाइम्स द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से 100 गुना ज्यादा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर बराबर में 100 टाइम्स द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल। लिखे, लिखे, रेंज इज मच लार्जर देन, रेंज इज मच लार्जर देन द अल्फा पार्टिकल, रेंज इज मच लार्जर देन अल्फा पार्टिकल। एक और चीज है, ठीक है, लेकिन लिखवा नहीं रहा मैं आपको, कह रहा भैया जब भी बीटा पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस से, तो साथ में उसको एक और पार्टिकल निकलता है जिसको हम कहते हैं भैया पॉजिटिव निकलेगा तो न्यूट्रिनो, नेगेटिव निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो। नहीं निकाल रहा, ठीक है भैया, नहीं लिखवा रहा इसको, चलो भैया ध्यान रखना। लिखिए भैया, मैंने बोला भैया बीटा पार्टिकल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब नेगेटिव का डीके होता है तो निकलता है इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो, और जब पॉजिटिव निकलता है न्यूक्लियस से तो क्या निकलता है भैया, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो नए तरह के पार्टिकल्स है, ठीक है भैया, अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ सालों पहले ही खोजे गए, ठीक है भैया। लिखिए भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रे, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रे, ज्यादा नहीं लिखना है, सब पूछा नहीं जाता, पता होना चाहिए आपको ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रे, लिखिए, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, they are electromagnetic waves with very large frequency, with very large frequency। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है भैया गामा रेडिएशन, सबसे ताकतवर रेडिएशन में से एक है, ठीक है। एक क्या है ही, जब कहीं पर सबसे तगड़े विस्फोट होते हैं ना, तो वहां पर जो सबसे तगड़ी रेडिएशन निकलेगी वो क्या होगी, गामा होगी। अब देखिए सबसे तगड़े विस्फोट कहाँ पे होते हैं, सुपरनोवा हो, सुपरनोवा में भी थोड़े इतने तगड़े नहीं होते, ठीक है। अगर आपका सुन लीजिए भैया, दो ब्लैक होल मर्ज करते हैं तब होता है, दो न्यूट्रॉन स्टार मर्ज करते हैं तब होता है, इतने बड़े बड़े वायलेंट घटनाओं के बाद ये निकलता है, तो सोच लो कितनी ताकतवर रेडिएशन होगी, ठीक है। अगले लिखिए, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, they are not deflected by electric as well as magnetic field, they are not deflected by electric as well as magnetic field। ब्रैकेट में लिखो ड्यू टू जीरो चार्ज, ड्यू टू जीरो चार्ज। स्पीड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, अगले लिखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। इनकी स्पीड क्या होती है भैया, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। अगले लिखिए, दे एक्साइट फ्लोरोसेंस विद ऑल मटेरियल, दे एक्साइट फ्लोरोसेंस विद ऑल मटेरियल। किसी से भी टकरा जाए भैया फ्लोरोसेंस इफेक्ट हो गई होगा, ठीक है। अगले लिखिए, आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर 1 बाय में 10,000 टाइम्स, 1 बाय में 10,000 टाइम्स, आयोनाइजिंग पावर 1 बाय में 10,000 टाइम्स द आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल,
द आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कह रहा अल्फा पार्टिकल से 10,000 गुना कम आयोनाइजिंग पावर होती है। लिखिए पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर 10,000 टाइम्स द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल, 10,000 टाइम्स द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल। टेन 10,000 टाइम्स द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल। आगे लिखो इसके आगे, दे कैन पेनिट्रेट 30 सेंटीमीटर थिक, they can penetrate 30 centimeter thick steel slab, steel slab। कह रहा भैया इनकी पावर से आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 30 सेंटीमीटर थिक स्टील के स्लैब को चीर के क्या होता है भैया, निकल जाते हैं। 30 सेंटीमीटर सोचते हो भैया, इतनी मोटी स्टील की स्लैब को चीर कर क्या हो गए, निकल जाएंगे, इतने पावरफुल होते हैं। समझ गए? लिखिए भैया, they eject beta particles, मतलब इलेक्ट्रॉन, they eject beta particles, beta particles from substance on which they fall, they eject beta particles from substance on which they fall। लिखिए भैया अगला टॉपिक, ठीक है, ऑन विच दे फॉल। लिखिए भैया सोडी फजान, सोडी SODDY, सोडी, हाँ रोशन सिंह सोडी, सोडी फजान FAJAN apostrophe S, सोडी फजान SODDY सोडी, एंड फजान FAJAN apostrophe S, फजान जे जेड नहीं है जी, फजान डिस्प्लेसमेंट लॉ, थोड़ी फजान डिस्प्लेसमेंट लॉ, फजान डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब फजाज क्यों लिखा हुआ है साढ़े, तूने पागल हो रखा है क्या? ठीक है भैया, ये अगली क्लास में कराएंगे, मतलब अगली क्लास में। ओ भाई कल पैसे आ जाए, पहले बता रहा हूँ मैं।